हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह साइंस लैब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स के मायने में। जो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल्स और उनके वर्क पर। इस टॉपिक में या इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और उनकी क्या क्या पढ़ाई हुई और उन्होंने क्या वर्क किया, उन्होंने किस तरह से अपने वर्क को चूज किया, क्यों चूज किया, ये सब विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे थोड़ा सा पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। और शुरू में तो इनके योगदान को नहीं पहचाना गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्कर थे जो उन्होंने काम किया और सेम रिजल्ट मिला जैसे मेंडल का था। तो फिर बाद में इनके वर्क को और ज़्यादा कंसीडर किया गया। तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में एक गार्डनर के घर पर हुआ था, जो चेकोस्लोवाकिया एक देश है यूरोप का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो ग्रेजुएट थे वह जिम्नेजियम में थे। वहाँ की एक शिक्षा पद्धति है जिम्नेजियम, जो एक सामान्य रूप से शिक्षित करती है स्टूडेंट को। 1846 में वह एग्रीकल्चर के विषय के रूप में उन्होंने कोर्स किया। उसमें भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, तो पोमीकल्चर, पिसीकल्चर, डिफरेंट टाइप के उसमें उन्होंने किया था। उसके बाद 1851 में वह फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से इन्होंने ट्रेंड हुए और उसके बाद यह एक सेकेंडरी स्कूल में टीचर के रूप में फिजिक्स और नेचुरल साइंस के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। लेकिन उसके पहले इनकी हिस्ट्री है। ये बहुत अच्छे फैमिली से नहीं आते थे, एक सामान्य फैमिली से आते थे। तो इनको क्या किया गया कि एक चेकोस्लोवाकिया में एक मॉन्क के रूप में, एक पादरी के रूप में उनको एक जगह स्थापित किया गया। और फिर चूँकि इनका इंटरेस्ट नेचुरल साइंस में बहुत अधिक था, तो कुछ समय बाद इनको फिर वही ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और इन्होंने एक महान कार्य किया जेनेटिक्स के रूप में, क्योंकि उस समय जेनेटिक्स पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं था। जो भी हुए थे और बहुत उस तरह से कह सकते इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं थे जो इन्होंने किया। और इन्हीं के कार्य पर आज हम लोग देख रहे हैं, जो जेनेटिक्स में जितने भी विकास हुए हैं और डोमिनेंट, रिसेसिव, डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, उसको जो आज स्थापित हुआ है ये इन्हीं के कारण हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बता दूं। इन्होंने चूँकि ये मैथमेटिक्स में थे और फिजिक्स, नेचुरल साइंस तीनों इनके सब्जेक्ट थे, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। और अगर देखा जाए तो इनके बाद चूँकि इनका कार्य हो गया, तो इनको कार्य को बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन बाद में ह्यूगो डू व्रीज और कार्ल कोरेन और भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया, और लगभग इन्हीं के कार्य जैसा उनका भी कार्य था। सभी लोग इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे। फिर जब देखा गया कि नहीं, ये मेंडल्स का जो वर्क है उसी के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट आ रहा है, तो फिर मेंडल्स के वर्क को काफ़ी
उस उनके वर्क को फिर देखा गया, पढ़ा गया, और फिर इनको जितने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसको फर्दर स्टडी किया गया और फिर स्थापित किया गया। तो मेंडल्स ने जो अपना वर्क किया वह क्यों, किस बेस पर उन्होंने वर्क किया, इसके बारे में आज हम बताएंगे। कि जो एक तरह से और देख लें, जो है अगर प्री मेंडेलियन की बात किया जाए तो प्री मेंडेलियन में बहुत ज़्यादा वर्क हुए नहीं थे, जो भी हुए तो बहुत गुड वर्क कह सकते हैं, या कोई प्लान्ड वर्क नहीं था उस समय। तो इन्होंने जो वर्क किया है वह बहुत ही प्लान्ड वे में किया। प्लान्ड वे मीन्स कि इन्होंने जो भी प्लांट चूज किया वह क्यों चूज किया, और उसकी लाइफ साइकिल के बेस पर, उसके पॉलिनेशन के बेस पर, उसके डिफरेंट ट्रेट्स, कैरेक्टर के बेस पर इन्होंने उस चीज़ को, तो उन्होंने देखा कि कौन ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको कि हम बहुत आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर उसको उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स देख सकते हैं। तो उसमें जो इन्होंने देखा, जो देखा उसको उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है, जो गार्डन प्लांट है, पाइसम सटाइवम पी प्लांट, पी प्लांट, पी प्लांट मतलब जो मटर जिसको हम कहते हैं, उस पर इन्होंने काम किया। तो उसको क्यों काम किया इसको भी देखना है। उन्होंने देखा कि यही एक ऐसा प्लांट है जो एक वर्ष में ही उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन्होंने पूरा काम लगभग 9 वर्ष में पूरा किया, लगभग 9 वर्ष, क्योंकि जहाँ पर ये काम कर रहे थे, जिस स्कूल में वो थे और जिस एरिया में थे, वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन था। तो उस गार्डन का इन्होंने लाभ लिया और उस गार्डन में इन्होंने अपना वर्क शुरू किया। तो वर्क शुरू करने के जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट था वह क्या क्या था, जैसे मेथड्स ऑफ वर्किंग में इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव 2 कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया, और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड F3 जनरेशन तक इन्होंने उस कैरेक्टर को देखा। इसके बाद जो है वह हमेशा प्योर लाइन या पेरेंट्स और के बीच में क्रॉस इन्होंने कराया, और साथ ही साथ इन्होंने जो प्लांट को सेलेक्ट किया, ये तो हो गया उनका कि इन्होंने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, ये सारे जनरेशन जो थे इन्होंने इसमें देखा। और क्योंकि जितना आगे जनरेशन देखेंगे उसके कैरेक्टर्स और आपको दिखने लगते हैं। तो जो इन्होंने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का जो सिलेक्शन किया उन्होंने, तो उसका कारण था शॉर्ट लाइफ, छोटी लाइफ साइकिल हो। तो छोटी लाइफ साइकिल से एक फ़ायदा होता कि एक वर्ष में उसको 2 से 3 बार उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती। उसके साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से एक फ़ायदा होता है कि उसको वह आर्टिफिशियल क्रॉसिंग पॉलिनेशन करा सकते हैं। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ हैं और इजीली वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से एक फ़ायदा है कि इसमें इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन किया उसमें से एंथर को हटा दिया, फिर अपने जो उन्होंने चूज किया कि इस पर्टिकुलर एंथर को उस पर उसके पालिन ग्रेन को उस पर स्प्रेड करना है। तो इन्होंने ये भी किया। और हमेशा जो है इसके बाद जो उन्होंने करेक्टर को चूज किया, सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स या जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, कंट्रास्ट करेक्टर है, तो देखा इन्होंने कि प्लांट में देयर आर 7 टाइप ऑफ, लगभग 7 अलग अलग तरह के करेक्टर
मिलते हैं, उनके लेंथ पर, उनके पोड का करेक्टर है, मतलब फली के शेप, उसका कलर, या इसी तरह से सीड का शेप, उसका कलर, प्लांट के जो फ्लावर हैं, फ्लावर का जो कलर है वो डिफरेंट कलर, डिफरेंट कंट्रास्ट कलर इनको मिला। जैसे यहाँ पर उसको हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने देखा कि स्टेम का लेंथ, स्टेम का जो लेंथ है, लंबाई है, वह अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दो करेक्टर इन्होंने देखा, प्रभावी और अप्रभावी। तो डोमिनेंट करेक्टर में इन्होंने देखा कि जो पौधे की लंबाई या तो लंबा पौधा था, टॉल, या फिर ड्वार्फ, बौना पौधा था, तो लंबाई के रूप में देखा गया। इसी तरह से सेकेंड जो इन्होंने देखा, सीड का कलर कैसा होता है। अगर वो डोमिनेंट है तो येलो कलर का है, अगर वो रिसेसिव है तो ग्रीन कलर का है, ग्रीन हरे कलर का कलर है सीड का। फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर है, वो फ्लावर कहाँ पर लगते हैं, एक्साइल पोजीशन पर या टर्मिनल पोजीशन पर, तो जो फ्लावर लगते हैं वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है। इसी तरह से फ्लावर का कलर अगर डोमिनेंट है तो वह रेड कलर का होगा, रिसेसिव है तो वाइट कलर का इन्होंने देखा। उसमें उन्होंने ये भी देखा कि अगर डोमिनेंट कलर है, डोमिनेंट जीन है या जो फैक्टर है, उसमें मतलब जीन नहीं था, कोई नाम नहीं था, तो जो फैक्टर है वो रेड कलर है, और रिसेसिव जो है वह वाइट कलर है, मतलब अप्रभावी। इसी तरह से पोड का शेप, जो फली होती है, पोड का शेप इनफ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इनफ्लेटेड है, पूरी तरह से एकदम है, इनफ्लैट है, तो वह डोमिनेंट करेक्टर अगर रहेगा तो इनफ्लैट रहेगा, या बीच बीच में से कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सिकुड़ी हुई है, तो वह रिसेसिव करेक्टर है। इसी तरह से पोड का कलर कैसा है, पोड का कलर अगर डोमिनेंट है, डोमिनेंट कलर फैक्टर है, तो वह ग्रीन कलर का दिखता था पोड का कलर, और अगर रिसेसिव है तो येलो कलर है, ठीक है। और जो सातवां है लास्ट, सीड शेप, अगर डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट एलील है तो राउंडेड है, ठीक है। और यदि वो रिसेसिव है तो रिंकल्ड को कहते हैं झुर्रीदार। तो ये 7 कंट्रास्ट करेक्टर थे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सभी पर ध्यान दिया, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल 7 करेक्टर ही देखा था, वो हर करेक्टर को उन्होंने बहुत ही माइन्यूट उस पर उन्होंने वर्क किया है। तो 7 करेक्टर इन्होंने ले लिया, और सभी को क्या किया कि आप जैसे पी प्लांट क्या होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अपने आप वो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि क्रॉसिंग टेक्निक में क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो तो जैसा एंथर में पॉलिन होगा वही उसको पॉलिनेट कर देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको तो एक्सपेरिमेंट करना था, डिफरेंट लेवल पर एक्सपेरिमेंट करना था कि हमारा अगर ये डोमिनेंट करेक्टर का पॉलिन हम ले रहे हैं, इस पर पॉलिनेट कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, उनको तो ये देखना था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इमेस्कुलेट, मतलब क्या करते थे उसमें, इमेस्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एंथर को कट ऑफ कर दिया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर फ्लावर के। फिर इन्होंने जो डिफरेंट प्लांट से जो पालन कलेक्ट करते थे वो उसके स्टिग्मा पर स्प्रेड कर देते थे, तो हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन।
आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उन्होंने कराए थे। अगर सेल्फ होगा तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसीलिए इन्होंने ये काम किया। और ये सभी जितने भी वर्क हैं, ये जितने भी करेक्टर हैं, सब भी पर उन्होंने देखा था। हर एक जो करेक्टर है, जो 7 करेक्टर है, वो सभी करेक्टर पे इन्होंने देखा था और उनको रिजल्ट मिला, उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि डेटा को कलेक्शन किया। फिर इन्होंने उसके बेस पर ये इनको जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई इन्होंने किया क्या, जैसे मोनो क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एंड पॉली हाइब्रिड क्रॉस भी इन्होंने कराया। मतलब ये सब चीज़ें तो हम बाद में इसके आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि इन्होंने जो 3 फंडामेंटल, जो 3 मुख्य मेन इनके लॉ थे, 3 लॉ उन्होंने दिया था। और इसके बाद उन्होंने किया क्या कि जो अपने एक्सपेरिमेंट थे उसकी पूरी एक उसको मैथमेटिकल डेटा को उन्होंने अरेंज किया, फिर उसको एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ही अपनी जो लॉ है उन्होंने दिया था। तो इसमें जो लॉ है वो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड लॉ, वो सारी चीज़ें हम उसको, इस लॉ को तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 तो इन्होंने मुख्य एक्सपेरिमेंट किया था और एक तरह से कह सकते हैं कि वह एक टर्निंग पॉइंट था जेनेटिक्स के रूप में या जेनेटिक्स के क्षेत्र में। अगर इन्होंने ऐसा कार्य नहीं करते तो फिर बाद में इस जो इन्होंने रिजल्ट दिया, एक्चुअल में यही रिजल्ट और भी साइंटिस्ट ने इन्होंने जब काफ़ी समय बाद इन्होंने देखा, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया तो उनका रिजल्ट लगभग मेंडल्स लॉ के जैसे आ रहे थे। तो इसलिए इन्होंने उसको फिर जब वैसा ही रिजल्ट आया तब इनके वर्क को देखा गया। और फिर जो है ये जो मैंने अभी बताया था, ह्यूगो डुबरीज और कोरेन, ये सभी साइंटिस्ट ने उनको वर्क को काफ़ी सराहा, उसको उन्हीं को एनालिसिस किया गया और एनालिसिस किया गया तो फिर देखा उन्होंने जो अपना प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं उसी से एकदम मेल खा रहा है, तो उसके जैसा ही रिजल्ट आ रहा है। तो फिर इन्होंने उनके वर्क को काफ़ी स्प्रेड पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया, बताया और अलग अलग पेपर में इनके जो हाइपोथेसिस थी या जो लॉ थे उसको पब्लिश कराया गया। जब पब्लिश कराया गया तब जा कर के पूरे लोगों को पता चला इनके बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इनके मेंडल्स के बारे में और उनके जो वर्क उन्होंने किया था। अब जो लॉ है, जो मेनली 3 लॉस हैं, वह लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको और इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया और कैसे इन्होंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट को इसीलिए सिलेक्ट किया कि इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल थी और डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। गार्डन में इजीली उसको हम कहीं भी उसको हम ग्रो करा सकते हैं और डिफरेंट और ईजिली, चूँकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो इसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या
इमेस्कुलेशन करके हम इसको वर्क कर सकते हैं और इजीली डिफरेंट करेक्टर को भी मिल सकता है। इसीलिए इन्होंने अपने समय के बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे और उनका ध्यान जो कि चूँकि देखिए वो गरीब थे लेकिन उनकी पढ़ाई में हमेशा ध्यान लगा रहता था, कुछ नया करने का उनके अंदर जज्बा था। तो उस जज्बे को वहाँ के लोगों ने पहचाना, इसीलिए उनको फर्दर स्टडी करने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में इनको वियना यूनिवर्सिटी भेजा गया था। इसीलिए भेजा गया था क्योंकि इनके बारे में देखा गया कि नहीं, ये कुछ इनका रुझान कुछ अलग है। और फिर एक सेकेंडरी स्कूल में टीचर हुए और वहीं से उन्होंने अपना लगभग 9 वर्ष तक काम किया उस पर डिटेल, और फिर जा कर के अपनी जो रिजल्ट थे उसको उन्होंने कंपाइल किया और कंपाइल करके आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के लिए और भी साइंटिस्ट थे जो उनके कुछ समय बाद, बहुत लंबे समय तक उनके वर्क को कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन जब बाद में और भी कार्य उन्हीं जैसे मिले, तब जा कर के उनके पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, पूरे संस्थान में इनके कार्य को फैलाया गया, पेपर में पब्लिश कराया गया, तब जा कर के लोग जाने। अच्छा, उस समय था इन्होंने फैक्टर वगैरह, उस तो मैं बाद में बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी इसके मैं बाद में आगे डिस्कस करूंगा जब और भी कार्य करेंगे। तो इन्होंने कई ऐसी चीज़ दिया था जो कि वह एक बेस था, जेनेटिक्स का बेस था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।